एक छोटे से गांव में ज्योति अपनी बेटी रीना के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद ज्योति पर ही घर और रीना की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए ज्योति ने घर पर ही सिलाई का काम करना शुरू किया, लेकिन गांव में उसे सिलाई के बहुत कम ही पैसे मिलते थे। रीना स्कूल में पढ़ती थी। रीना पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। एक दिन ज्योति सिलाई कर रही थी, तभी रीना आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो टीचर फीस के लिए बोल रही थी। 2 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक फीस नहीं दी। माँ, वो कह रहे थे कि इस बार फीस टाइम पर नहीं दी तो वो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरी टीचर से बात करती हूँ। नमस्ते सर। सर, कृपया करके मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ही शौक है और देखिए सर, एक दिन वो पढ़ लिख कर इस स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और देश का नाम रोशन करेगी। प्लीज सर। वो सब तो ठीक है ज्योति जी, लेकिन क्या कभी हिरन और घास की दोस्ती हुई है क्या? अगर हिरन घास खाना बंद कर देगा तो वो भूखा नहीं मर जाएगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर, मेरा यकीन करिए, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए ज्योति जी, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ नियम कायदे हैं। मैं आपके लिए उन नियम को तो नहीं बदल सकता ना, और ना ही मैं उन नियमों के खिलाफ जा सकता हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने स्कूल में फ्री में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप अपनी बेटी का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करा देती है। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। आप मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर ज्योति घर तो आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता होता है कि आखिर वो अपनी बेटी की फीस कैसे भरे। तभी उसकी नजर उसकी सिलाई मशीन पर जाती है। आखिर क्यों न मैं इस सिलाई मशीन को ही बेच दूं? आखिर ये मेरे किस काम की है? इस सिलाई मशीन से इतना काम भी नहीं हो पाता जिससे मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा करा पाऊं। यह सोचकर ज्योति बाजार में जाकर अपनी सिलाई मशीन को बेच देती है और उससे मिले पैसे से रीना की फीस भर देती है। लेकिन अब उसके पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचता है। 3 दिन हो गए थे, लेकिन ज्योति ने कुछ नहीं खाया था। वो बस अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करती थी और खुद पानी पीकर सो जाया करती थी। फिर एक दिन, माँ, आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आज आप मेरे लिए खीर बना देगी? कितने दिन हो गए आपने खीर नहीं बनाई। अगर मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है तो मेरी बिटिया जरूर खीर खाएगी। ज्योति काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर बाजार में आम बेच रही एक औरत पर जाती है, जो आम बेच रही होती है और लोग उससे आम खरीद रहे होते हैं। अगर ये औरत होकर आम बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास तो जमीन भी है, तो क्यों न मैं उसमें आम लगाकर बाजार में आम बेचूं? ये सोचकर ज्योति आम के बीज लाकर अपने खेतों में डाल देती है और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती है। ज्योति की मेहनत बहुत जल्दी रंग लाती है और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में खूब सारे आम आ जाते हैं। ये देखकर ज्योति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बगीचे से आम तोड़कर शहर ले जाकर बेचने लगती है। ज्योति के आम बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है। ज्योति अब अपनी बेटी रीना की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। ऐसे ही उनके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे और तभी उसकी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। एक बार जब ज्योति आम बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद रीना अनाथ हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रीना खुद को संभालकर पहले को तरह स्कूल जाने लगती है, क्योंकि जल्द ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब रीना स्कूल पहुंची, तब उसे पता चला कि परीक्षा देने के लिए सभी को पहले अपनी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। ये सोचकर रीना सोच में पड़ जाती है। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत जो भी पैसे बचे थे वो भी घर का राशन लाने में खत्म हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी घर की जरूरतों को भी पूरा कर सकूं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? रीना ये सोच ही रही थी, तभी उसके घर पर रतनलाल मंडी वाला आता है
और रीना से बोलता है। अरे रीना बेटा कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छी औरत थी बेचारी। अच्छा बेटा मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने खेतों में जो आम लगाए हैं वो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। इतनी गर्मी में बिना किसी देखभाल के तुम्हारे खेतों में अच्छे अच्छे और सुंदर आम हैं। इस समय आम की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे खेत के सारे आम खरीदने आया हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 40,000 रुपए भी दे रहा हूँ। ये सुनकर रीना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। 40,000 रुपए, इससे तो मेरी बहुत सारी जरूरत पूरी हो सकती है। और इन पैसों से तो मैं अपने स्कूल की पूरे 1 साल की फीस भी भर सकती हूँ। ठीक है रतनलाल जी, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, ये लो 10,000। बाकी के पैसे मैं कल खेत पर ही दे दूंगा। मैं कल ही आकर सारे खेत के आम तोड़कर शहर भेज दूंगा। तब तक तुम आम के बगीचे की रखवाली करना। इतना बोलकर रतनलाल वहाँ से चला जाता है। इधर रीना खुशी खुशी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और अपनी जरूरत की सारी चीजों को खरीदती है। अब तो मैं कल स्कूल जाकर अपनी फीस भी भर दूंगी। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पल की थी। रीना जब रात में अपने घर में सो रही थी, तभी कुछ चोर आकर उसके बगीचे के सारा आम चुरा कर ले जाते हैं। सुबह होते होते उसका आम का पूरा बगीचा साफ हो जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान रीना सुबह उठते ही खुशी खुशी स्कूल जाकर अपनी सारी फीस जमा कर देती है। इधर जब रतनलाल बगीचे में आम तोड़ने आता है, तो वो देखता है कि बगीचे में तो आम ही नहीं है। ये रीना की बच्ची तो बहुत ही चालाक निकली। इसने रात भर में अपने बगीचे से सारे आम गायब कर दिए। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो गुस्से से रीना के घर आया। रीना तूने आम रातों रात किसे बेच दिए? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कल आपने ही तो मेरे बगीचे के सारे आम खरीदने का सौदा किया था। भला मैं और किसे आम बेचूंगी? वहाँ पर लिखने का यही फायदा होता है। बड़ी आसानी से तुम किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चल जल्दी से मेरे पैसे वापसी कर। अगर तुम्हें किसी और को ही आम बेचना था तो तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए? देखिए रतनलाल जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपके सिवा किसी को आम नहीं बेचे। हो सकता है कि कोई जंगली जानवर या कोई चोर आकर मेरे बगीचे के सारा आम चुरा कर ले गया हो। मेरा यकीन करिए, मैंने किसी और को आम नहीं बेचे। वो सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे कहीं से आम ला कर दो या फिर मेरे पैसे वापसी करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकता। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, समझी? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। या तो मुझे आम लाकर दो या फिर मुझे मेरे पैसे वापसी करो। रीना ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। वो रतनलाल के पैसे कहाँ से देती? वो ये सब सोचते सोचते नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे वहाँ सोने की सीढ़ियाँ दिखाई दी, जो आसमान की तरफ जा रही थी। अरे ये क्या? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। आज अचानक से यहाँ पर ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई? पर मैं इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ, आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? ये कहते हुए रीना उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते कुछ ही देर में वो आसमान के पास पहुँच गई। वहाँ उसे 2 आम के बहुत ही खूबसूरत घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले आम घर में से आवाज आई, रीना तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगा। इतना धन कि तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए इसी आम के घर में रहना होगा। इतना कहते ही दूसरे आम के घर में से आवाज आई, रीना तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हें जरूरत हो, और तुम मेरे यहाँ से उन्हें लेकर भी जा सकती हो। अब बताओ तुम कौन से आम के घर में आना चाहोगी? रीना ने कुछ देर सोचकर उन दोनों जादुई आम के घर से कहा, जादुई आम के घर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन दौलत चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए। इसलिए मैं दूसरे आम के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद रीना जैसे ही दूसरे जादुई आम के घर में प्रवेश करती है, उसे उस घर के अंदर ढेर सारा रुपया, सोना और ढेर सारे हीरे जवाहरात दिखाई पड़ते हैं। ये सब देखकर रीना हैरानी से बोली,
जादुई आम के घर। आपने तो कहा था कि इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी और पैसा है। रीना, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। तुम पैसों की वजह से इतनी परेशान थी, लेकिन फिर भी तुमने उस पहले जादुई आम के घर में जाने से इनकार कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई आम घर की बात सुनकर रीना बहुत ही खुश हुई और वो जादुई आम घर का धन्यवाद करके वहाँ से ढेर सारा सोना चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आई। और घर आकर उसने सबसे पहले रतनलाल को उसके पैसे दे दिए और उसके बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है।